सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज कंटिन्यू करते हैं। कल पहली क्लास हुई थी यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। हमने जो टॉपिक हमारा चल रहा था चैप्टर 1, टेंशन कंप्रेशन एंड शियर, उसमें जो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल था वो हो गया था। दूसरा था नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। तो नॉर्मल स्ट्रेस कंप्लीट हो गया था कल, ठीक है। तो आज हम नॉर्मल स्ट्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा डिस्कशन पे चलते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेन अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द, पहले राइट कर देता हूँ इसको, आप समझ लो फिर समझाऊंगा। राइट कर लो फिर समझाऊंगा। द elongation of a segment, the elongation of a segment is is equal to is equal to its length divided by divided by divided by the total length, divided by the total length, divided by the total length L, we can say L total length, and multiplied by the total elongation, the total elongation। इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, डेल्टा लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पर लिखा है द elongation ऑफ अ सेगमेंट, यानी कहने का मतलब है कोई हमारे पास मेंबर है, उससे मैंने एक सेगमेंट अगर लिया है तो उसका जो elongation होगा फॉर दैट सेगमेंट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, उसकी लेंथ की। मतलब जो भी आपका सेगमेंट का elongation होगा उसकी लेंथ जितनी है, डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ जो मेंबर की टोटल लेंथ होगी उससे डिवाइड कर देंगे। पहली बात तो जो सेगमेंट का elongation है, यानी सपोज दैट हमने एक प्रिज्मेटिक बार लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, 3D में नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने पुल किया इसको, एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि ये एलोंगेट हो गई, एलोंगेशन हो गया। ये जो एलोंगेशन की लेंथ है, ठीक है, इस सेगमेंट की जो लेंथ है, यानी जो मैंने एलोंगेशन वाला सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि द एलोंगेशन ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल टू इट्स लेंथ, यानी ये लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या मतलब, टोटल लेंथ जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, यानी L टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एलोंगेशन डेल्टा। तो मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एलोंगेशन डेल्टा का मतलब ये है कि ये डेल्टा का एलोंगेशन हुआ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एलोंगेशन होगा 1/L मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, समथिंग लाइक दिस। यानी ये एलोंगेशन जो भी है अपॉन L, यही कहने का मतलब। देयरफॉर यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा और। देयरफॉर a unit length, अगर ये जो मैंने लिखा है इसको समझ लेना, a unit length a unit length of the bar will have an elongation equal to 1/L times delta। सो मैंने बोला कि अगर मैं बार की यूनिट लेंथ कंसीडर करूंगा, मतलब मैंने बोला कि बार की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। मैंने बोला कि 1 यूनिट लेंथ की बार है, ठीक है। तो जो बार की लेंथ है मैंने वो ऊपर लिख दिया 1 अपॉन जो टोटल लेंथ बार की है, टोटल लेंथ मैंने उसको डिवाइड कर दिया अपॉन L टाइम्स क्या हो गया, जो एलोंगेशन आएगा इस बार में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो एलोंगेशन, स्ट्रेन को डिफाइन करने आऊं तो एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ को ही मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेन। इसको डिनोट करते हैं आप साइलेंस, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है, बेसिकली एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ। एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी हो, अभी पुलिंग फोर्स है तो एलोंगेट हो रही है आपकी बार,
अगर कंप्रेसिव फोर्स होगा, ठीक है, कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स होगा, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं समथिंग लाइक दिस, आपकी ये बार है और फोर्स की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, कंप्रेसिव फोर्स है, तो अगर कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स होगा तो बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इलॉन्गेशन और कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, उसी को मैं स्ट्रेन बोलूंगा, तो मैं स्ट्रेन को लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा इलॉन्गेशन अपॉन टोटल लेंथ। अच्छा, इसकी यूनिट और क्योंकि ये दोनों लेंथ की यूनिट है, तो जब दोनों लेंथ की यूनिट है तो यानी जो आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो होगा वो डायमेंशन लेस या यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपका स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ से सिंपल सा ये है कि जो आपका स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन, वो आपका होता है एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, एलोंगेशन और कंट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ। अब अगर आपका कंप्रेसिव यहाँ पर टेंसाइल है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स है, तो आपका एलोंगेशन जो होगा वो सॉरी स्ट्रेन जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, और अगर आपका यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे, तो आपका जो स्ट्रेन आएगा नॉर्मल स्ट्रेन वो कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेन भी दो तरह से आप बोल सकते हो कि या तो आपका टेंसाइल स्ट्रेन होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन भी दो तरह का होगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन हो सकता है या फिर टेंसाइल स्ट्रेन हो सकता है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन हो सकता है। फिर वही सिंबल जो हम लेके चल रहे, टेंसाइल स्ट्रेन है तो पॉजिटिव जनरली हम साइन सिंबल लेके चलेंगे, नेगेटिव अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेन भी दो तरह का हो गया, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कि अगर आपको स्ट्रेन मान लो कैलकुलेट करना है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो एक स्टील बार है आपके पास, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, a steel bar having length 2 meter, 2 meter length है, when heavily loaded in tension यानी पुलिंग फोर्स है, टेंशन की बात हो रही, this bar might elongate by 1.4 mm, then the strain is, ये क्वेश्चन है, कभी कभार हो सकता है कि इतना इजी क्वेश्चन आपको एसएससी जेई लेवल के एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है, 1 मार्क में। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको बार की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, यानी सेगमेंट की हमें लेंथ पता है। हमें सबसे पहले पता है कि अगर मैं सोल्यूशन यहाँ पर देने जाऊँ तो स्ट्रेन हमें पता है, स्ट्रेन हमें पता है कि स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एलोंगेशन अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। तो आपका एलोंगेशन कितना हुआ, बार माइट एलोंगेट जब हैवीली लोडेड इन टेंशन, कितना एलोंगेशन हुआ 1.4 mm, तो यहाँ पर 1.4 mm डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है टोटल बार का, तो स्टील बार हैविंग टोटल लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर है तो इसको mm में बदल लो इनटू 1000, तो ये भी mm में हो गया। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.7 टाइम्स 14, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 3, तो ये 0.0007, ये आपका आ जाएगा आंसर 0.007 आपका स्ट्रेन आ गया, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर में आ सकता है, कभी कभार दिख जाए तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। Now what is uniaxial stress and strain? What is uniaxial stress and strain? इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा राइट करूँ, the definitions of normal stress
and normal strain are based upon किस पे बेस्ड है? प्योरली स्टैटिक एंड ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन, प्योरली स्टैटिक एंड geometric considerations which means that sigma is equal to p upon a and epsilon is equal to delta by L can be used for loads of any magnitude, okay, and for any material, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है नॉर्मल स्ट्रेस का अभी और नॉर्मल स्ट्रेन जो अभी बताया, वो बेस किस पे है? प्योरली स्टैटिक एंड ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन। मतलब बॉडी प्योरली स्टैटिक है, बॉडी मूव नहीं कर रही फोर्स लगाने में, बॉडी अपनी जगह पे ही है, ठीक है। तो और मैंने ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन लिया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें उसमें लोड से कोई मतलब नहीं, यानी सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए और एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई एल, ये हम यूज कर सकते हैं लोड्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। उससे मतलब नहीं है लोड्स किस मैग्नीट्यूड का, किसी भी लोड के लिए आप ये यूज कर सकते हो। एंड फॉर एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के लिए आप यूज कर सकते हो, यानी मटेरियल प्रॉपर्टी यहाँ पे मैटर नहीं करती। बट यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि इतना तो बात समझ में आ गया, कैन बी यूज्ड फॉर लोड ऑफ एनी मैग्नीट्यूड एंड फॉर एनी मटेरियल, क्लियर है। हमें यहाँ पर केवल ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन यानी एरिया से मतलब है, अगर एरिया में दिक्कत है तो ये स्ट्रेस की वैल्यू इधर उधर होगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिया गया है, इस फॉर्मूले में यूज किया गया ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन। और बॉडी स्टैटिक है, मूव नहीं कर रही फोर्स लगाने पे, लोड से मतलब नहीं, किसी भी मैग्नीट्यूड के लिए आप यूज कर सकते हो और किसी भी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हो। तो इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने इतना तो समझ लिया कि किसी भी मटेरियल के लिए और किसी भी लोड के मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर सकते हो। तो जो द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या कह रही है? द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट इज दैट the deformation of the bar be uniform throughout its volume, which in turn requires the bar be prismatic. The loads act through the centroid. Of the cross section. ठीक है, and the material be homogeneous. होमोजीनियस का मतलब ये है कि सेम होना चाहिए थ्रू आउट ऑल पार्ट्स ऑफ द बार, सेम थ्रू आउट ऑल पार्ट्स ऑफ द बार। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है आपकी, मतलब वो ये है कि हमें पहले जो फॉर्मूले हैं सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए और आपका एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई एल, इनकी यूज करने की जो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये प्योरली स्टैटिक बॉडी कंसीडर की गई है, मूव नहीं करेगी फोर्स लगाने के बाद, और ज्योमेट्री कंसीडर की गई है, एरिया और लेंथ वगैरह कंसीडर किया गया, बट लोड के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, मटेरियल से कोई मतलब नहीं, टाइप ऑफ मटेरियल। बट जो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है
इनकी यूज करने की इज दैट जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए बार का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। डिफॉर्मेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए उस जो बार का वॉल्यूम है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बार है हमारे पास, ठीक है, बार जो है वो ये है, तो अगर लेंथ में इतना डिफॉर्मेशन हुआ है तो इसकी हाइट में भी इतना डिफॉर्मेशन होगा, इसकी आपकी ये बोल सकते हो जो भी ब्रेड्थ या थिकनेस जो भी बोलो ब्रेड्थ उसमें भी डिफॉर्मेशन इतना होगा। तो वॉल्यूम जो इसका पूरा है उसमें यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होगा। ये प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? विच इन टर्न रिक्वायर्स बार कैसी हो? प्रिज्मेटिक हो, यानी प्रिज्मेटिक बार पहला होना चाहिए अजम्पशन, ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए कि बार हमारी कैसी होनी चाहिए? प्रिज्मेटिक होनी चाहिए। बार प्रिज्मेटिक का मतलब सिंपल सा यही है कि आपका जो डिफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। क्लियर है? बार प्रिज्मेटिक है इसका मतलब। द लोड्स एक्ट थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, लोड जो है वो सेंट्रॉइड पे एक्ट करना चाहिए क्रॉस सेक्शन के। क्लियर है? और जो मटेरियल है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब सेम है थ्रू आउट ऑल पार्ट्स ऑफ द बार, यानी सेम मटेरियल होना चाहिए बार का, पूरी बार का, बार पे हर एक मॉलिक्यूल या पॉइंट का हर पार्ट का जो मटेरियल है वो सेम होना चाहिए ऑल पार्ट्स ऑफ द बार, यानी मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। क्लियर है? तो तीन कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके इसमें। तो बाहर प्रिज्मेटिक होने चाहिए, लोड जो है वो सेंट्रॉइड के थ्रू एक्ट होना चाहिए, ठीक है, और मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन फुलफिल करेंगे, जो मैंने ये कंडीशन बताई है कि सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए और एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई एल के लिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल है, प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है, तो जो इससे रिजल्टिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस आएगा, द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो आएगा इससे एंड स्ट्रेन is called uniaxial stress and strain। क्लियर है? आई थिंक सिंपल है, क्लियर है। यानी जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई, प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट जो है, अगर ये फुलफिल है आपकी, तो जो इससे रिजल्टिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा उसको मैं यूनिएक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोलूंगा, ठीक है। यानी बार आपका कैसा हो? प्रिज्मेटिक है, ठीक है। दूसरी चीज, बार प्रिज्मेटिक कब होगी? जब आपका जो डिफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बार। तो बार आपकी प्रिज्मेटिक हो गई। लोड जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे ही एक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये, मटेरियल शुड बी होमोजेनियस, यानी पूरी बार का मटेरियल सेम होना चाहिए। हर पार्ट, बार के अगर 10 पार्ट है तो 10 पार्ट का मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन है तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्टिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा इन फॉर्मूले से, उसको मैं यूनिएक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोलूंगा। क्लियर है? तो आई थिंक यूनिएक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा। यानी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिंपल सा बता दूं इसको, डायग्राम के थ्रू, कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो उसको मैं यूनिएक्सियल स्ट्रेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का केस लेके चलूंगा। यानी सपोज दैट आपके पास एक बार है, समथिंग लाइक दिस। आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है। ये आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है। ये प्रिज्मेटिक बार क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर इसमें डिफॉर्मेशन होगा तो वो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार क्यों है? क्योंकि लेंथ के थ्रू आउट आपका जो है क्रॉस सेक्शन सेम है। क्रॉस सेक्शन दिस वन, ये पूरी लेंथ, इसकी ये लेंथ है प्रिज्मेटिक बार की, तो पूरी लेंथ के थ्रू आउट इसका क्रॉस सेक्शन तो यही रहना है, ये चेंज होगा, यही रहना है। तो ये प्रिज्मेटिक बार है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका लोड है वो सेंट्रॉइड के थ्रू, क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ मिडिल में होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इस सेंट्रॉइड पे आपका एक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रॉइड के थ्रू एक्ट होना चाहिए लोड। मैं यहाँ पर पी टेंसाइल फोर्स दिखा दिया आपको, एक्सियल टेंसाइल फोर्स। तीसरा कंडीशन क्या है कि आपका जो मटेरियल है, मान लो ये अगर स्टील की बार है, मटेरियल क्या है? स्टील है, तो हर एक पार्ट आपका स्टील का ही होना चाहिए। मटेरियल शुड बी होमोजेनियस, यानी पूरी बार आपकी स्टील की है, ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशन है तो ये बार से जो रिजल्टिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिएक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्लियर है? और सिंपल सा सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, साइन इज इक्वल टू डेल्टा बाई एल। क्लियर है? दिस इज द यूनिएक्सियल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन केस। क्लियर है? ओके, नाउ आगे मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन
यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पर हम पहुंचेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको बहुत डेप्थ में चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, एक एक चीज, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सियल फोर्सेस, ऑफ द एक्सियल फोर्सेस for a uniform stress distribution, stress distribution। जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रिज्मेटिक बार कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका क्रॉस सेक्शन समथिंग लाइक दिस है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने एक सेगमेंट कट कर दिया है बीच से, ठीक है। अब इस सेगमेंट पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है, मतलब सेगमेंट अलग किया है, एक आपके मेंबर से, ठीक है। यहाँ से मैं इसका इफेक्ट चेक करता हूँ, इसका एक्शन आप चेक करोगे किस पे, इसके राइट हैंड साइड वाले पे, जैसा मैंने स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के टाइम आपको बताया था, ठीक है। तो आप देखोगे कि हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे, इसके सरफेस पे आप देखोगे कि इसके सरफेस पे राइट हैंड साइड वाला जो है, इसके पूरे सरफेस पे आपकी स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इन्हीं स्ट्रेसेस का जो रिजल्टेंट है फाइनली वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इधर भी आप दिखा सकते हैं कि ये आपका टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। ये आपकी एक प्रिज्मेटिक बार है। मैंने आपको इसके क्रॉस सेक्शन पे, जैसा मैंने स्ट्रेसेस एनालिसिस करते टाइम बताया था कि मैंने उसको कट किया है, एक पार्ट सेपरेट कर लिया, तो मैं उसी को फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। इसके सरफेस पे राइट हैंड साइड पे इसके एक्शन की वजह से पूरे सरफेस पे स्ट्रेसेस लग रही होंगी। उसमें स्ट्रेसेस का रिजल्टेंट क्या है फाइनल, ये पी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि आपका पी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आप स्ट्रेसेस जो भी है सिग्मा मान लो स्ट्रेस है, और मल्टीप्लाई बाय होल क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। याद है आपको, याद आया, क्लियर है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इस क्रॉस सेक्शन को अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में देखना चाहूँ, मतलब 2D में लेके आऊँ इसको, इस क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2D में ले आया, तो जो ये रिजल्टेंट वाला जो मुझे लोड है एक्सियल टेंसाइल फोर्सेस, ये एक पॉइंट की तरह दिखेगा इस फ्रंट में 2D में। ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा सेंटर, ठीक है, ओरिजिन। नाउ अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि P1 मैं इस जो ये आपका एक्सियल टेंसाइल फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन इस क्रॉस सेक्शन पे, उसको मैं एक पॉइंट की तरह इसमें दिखा रहा हूँ। यानी आप ऐसा समझो कि ये हमारी तरफ, मतलब आपकी तरफ, आप स्टूडेंट हो तो आप इसे ऐसे देख रहे हो, तो आपकी तरफ लोड आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये लोड आपकी तरफ अगर आ रहा है तो ये आप ये समझो कि इसको मैं यहाँ पर स्मॉल p1 से डिनोट कर देता हूँ। p का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्शन वाला पॉइंट है, इसके सरफेस पे, क्रॉस सेक्शन के सरफेस, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी x से, वो मैंने मान ली कि y बार, कितनी है, y बार। इसकी जो डिस्टेंस है आपकी y एक्सिस से, वो x बार मान ली, ठीक है। अब मैंने इसी में एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया है dA, मैंने एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया है dA। इसका जो आपका डिस्टेंस है उसको मैंने x मान लिया है, और इसका जो x एक्सिस से डिस्टेंस है सेंट्रॉइड का, वो मैंने y मान लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर पहले इस पॉइंट के बोर्ड, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके बोर्ड में अगर मूवमेंट लिखने आऊँ mx, x के बोर्ड मूवमेंट, तो अगर मैं x के बोर्ड मूवमेंट लिखूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, x के बोर्ड मूवमेंट लिखोगे तो आप क्योंकि ये आप यहाँ पर इस तरह से समझो, यहाँ पर अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस। तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी, किसकी, इसकी। तो ये आपका जो p फोर्स है, जो p फोर्स है, वो क्या कर रहा है कि ये बार को समथिंग लाइक दिस रोटेट,
समथिंग लाइक दिस, यानी अगर आपका जो फिंगर है वो फिंगर आपकी लोड की डायरेक्शन में जा रही है, जो लोड है उसी डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है, यानी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आप पॉजिटिव मूवमेंट लोगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स के और, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव इधर, तो मैं मूवमेंट कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। कितना लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मूवमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर मूवमेंट की जो वैल्यू लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, p इंटू, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, y बार। क्लियर। देन मैं सिमिलरली y के अबाउट मूवमेंट जब लिखूंगा तो y के अबाउट आप देखो डाउनवर्ड, पॉजिटिव y इधर है ऊपर, और ये आपका किधर ले जाएगा लोड, y के अबाउट जब निकालोगे तो डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव यहाँ पर लगा दूंगा, माइनस p इंटू डिस्टेंस कितनी y से x। इतना क्लियर होगा, सिंपल है। नाउ ये जो एलिमेंट्री एरिया मैंने डीए लिया इसके अंदर, क्रॉस सेक्शन के अंदर मैंने एलिमेंट्री एरिया लिया डीए, ठीक है, जो डीए एरिया लिया है, तो अगर मैं इसमें बात करूं कि क्या होगा कहानी, तो इसमें ये होगा डीए में आपका सिग्मा हो जाएगा, टोटल मोमेंट्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा क्योंकि सिग्मा इंटू ए पी है तो सिग्मा इंटू डीए हो जाएगा, इसका रिजल्टिंग जो भी फोर्स है, और आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स के अबाउट जब आप देखोगे, एक्स के अबाउट आप देखोगे तो वाई डिस्टेंस। सिमिलरली तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्री वाला लिखूंगा, एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई डी ए, और एम वाई क्या हो जाएगा, अगेन माइनस सिग्मा एक्स डी ए। क्लियर है। ये आपको क्या करना है, इस पे जो है इंटीग्रेशन लगा देना है, क्योंकि आपने एलिमेंट्री का निकालना, तो टोटल जो मूवमेंट हो जाएगा, टोटल मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, टोटल मूवमेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका, ये आपका आ गया फाइनल टोटल मूवमेंट, इंटीग्रेट कर दिया तो ये टोटल मूवमेंट आ गया, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे अलग से लिखा, जब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये टोटल मूवमेंट हो गया एक्स और वाई के वो। अब इन दोनों को इक्वेट अगर करता हूँ तो पी वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई डी, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पी माइनस माइनस कैंसिल, पी एक्स बार सिग्मा एक्स डी। तो यहाँ पर अगर मैं वाई बार लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी ए डिवाइडेड बाई ए, और एक्स बार अगर लिखोगे आप कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए डिवाइडेड बाई ए। ए कैसे हुआ, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए है, तो मैं अगर यहाँ से इस पी को इधर ले जाओगे आप तो ये सिग्मा अपॉन पी हो जाएगा, और सिग्मा अपॉन पी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 अपॉन ए निकल के आएगा, तो उसी की जगह सिग्मा, ये पी उधर जाएगा तो सिग्मा अपॉन पी और उसकी जगह 1 अपॉन ए, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आप देख सकते हो कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये आपके सेम है जैसा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ, कोई भी एरिया का सेंट्रॉइड जब आप निकालते हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनकी जो इक्वेशन है उसी के सेम ये भी इक्वेशन आई है। तो कहने का मतलब ये है, these equations are same as the equations defining the centroid of an area, coordinates of the centroid of an area। तो यहाँ पर राइट कर लो, ठीक है, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, these equations are same as the equations defining the centroid, defining the coordinates of centroid of an area। ये दोनों इक्वेशन जो मैंने यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला अपना इक्वेशन डिराइव किया है मोमेंट लेके, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो इनके निकाले वो सेम है, these equations are same as the equation defining the coordinates of centroid of an area। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, उसको नोट कर लीजिए आप, hence या in order to
in order to have uniform tension or compression, have uniform tension or compression, in order to have uniform tension or compression in prismatic bar, in prismatic bar, the axial force must act through, the axial force must act through the centroid of the cross sectional area, centroid of the cross sectional तो आपसे ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा सही है गलत है, सही गलत स्टेटमेंट छाटो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म टेंशन और कंप्रेशन इन प्रिज्मेटिक बार, द एक्सियल फोर्स मस्ट एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपको यूनिफॉर्म टेंशन और कंप्रेशन चाहिए तो आपका जो एक्सियल फोर्स है वो आपका सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट करना चाहिए। ये यहाँ से मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जितना पढ़ाया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जितना मैंने कवर कर दिया इतना मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत चीज़ें आपको बता दी है। ये कॉन्सेप्ट जो है इससे हमने ये कंक्लूड किया कि मैंने देखा कि मैंने एक प्रिज्मेटिक बार लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उस पर मैंने एक्शन चेक किया, राइट हैंड साइड वही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा, मैंने मूवमेंट निकाला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, ठीक है। और मैंने फिर एक एलिमेंट्री एरिया लिया, टोटल मूवमेंट निकाला, दोनों को इक्वेट किया, तो मैंने देखा जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जो इसकी इक्वेशंस आ रही है वो सेम है एज द इक्वेशंस ऑफ, सेम आ रही है वो द इक्वेशन डिफाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया। आगे आप जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी में पढ़ाऊंगा और वो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं वहां पर आप देखना कि वो इक्वेशन यही होती है जैसा ये आई है इक्वेशन। तो क्योंकि सेम है तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म कंप्रेशन और टेंशन, in order to have uniform tension or compression in prismatic bar, the axial force, जो आपका axial force है, it must act through the centroid of the cross sectional area। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।